हाय। देखिए इस वीडियो में ना मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक प्रैक्टिस सेट करवा दूँ और जो कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए रहेगा। और ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार-बार रिपीट हुए हैं आज तक। आप कोई भी साल उठा लो 2001 से उठा के आज तक का, इसमें जो क्वेश्चन है जो बार-बार रिपीट होते हैं, ठीक है? ख़ासकर टीजीटी में। और मैं आपको बता दूँ कि ये वाला मैं जो आपको पेपर कराऊँगा, ये पूरा का पूरा हिंदी में है। इसकी दिक्कत ये है कि ये कहीं इंग्लिश में नहीं प्रिंट होता है। तो मैं आपको इसको हिंदी में जो लिखा है इसको पूरा इंग्लिश में भी जो है ट्रांसलेट करते हुए आपको बताता चलूँगा। तो आप सारे नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है? और जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं वो देखते रहिएगा। देखिएगा कितने सारे क्वेश्चन उसी से फँसे हैं जो मैंने अपने पुराने वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। सारे के सारे, कितने सारे क्या, आप देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं जो मैं अपने वीडियो में पढ़ाता रहता हूँ। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए पहला क्वेश्चन है, पुस्तक पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन मतलब इन द मॉनेटरी टर्म्स। तो मैंने ये आपको बहुत अच्छे से पूरी डेफिनेशन लिख के पढ़ाई हुई है। स्पाइसर और पेगलर की ये डेफिनेशन है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पाइसर और पेगलर की। अगला, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते हैं? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अपने वीडियो में। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट पहला तो हो गया अनिपुण। अनिपुण का मतलब होता है जो कि जो कि प्रोफेशनल नहीं होते हैं, जो कि पढ़े लिखे, मतलब जो कि पूरी तरह से प्रोफेशनल नहीं होते, अनप्रोफेशनल इंग्लिश में। तो अनप्रोफेशनल तो वो होते नहीं हैं। सरकारी मतलब जो गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं वो भी ये नहीं होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये होते हैं क्या, ये प्रोफेशनल होते हैं, मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में। पेशेवर अंकेक्षण मतलब जो आपके प्रोफेशनल होते हैं ये वो होते हैं, ठीक है? अच्छा देखिए मेरे सारे वीडियोस आप देखते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? सारे पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे। अगला देखिए, व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की जो पूंजी होती है उसकी वृद्धि जो होती है उसको क्या कहलाते हैं? देखिए अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जो व्यावसायिक व्यवहार होता है, मतलब कि जो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसमें जो मालिक होता है उसकी जो पूंजी होती है, कैपिटल, जब वो इंक्रीज होती है तो उसको क्या, उसको बोलते हैं आय। क्या बोलते हैं? आय। आय माने इनकम। और जब उसमें कमी होने लगती है तो उसको बोलते हैं हम लोग हानि, है मतलब लॉस, ठीक है? तो पूंजी नहीं बोलते हैं, व्यय नहीं बोलते हैं, आहरण नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, आय मतलब इनकम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य, कौन सा जो काम है वो लेखांकन का नहीं है, अकाउंटिंग का नहीं है? मैंने अपने वीडियो में ये भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है अभी तक के। अभी मैंने सारे वीडियोस नहीं बनाए हैं अकाउंटिंग के, लेकिन जितना मैंने बनाया है उसमें मैंने ये चीज़ मुझे अच्छे से याद है, मैंने यूट्यूब पे समझाई हुई है, ठीक है? ऑफलाइन क्लास में तो हम समझाते ही हैं, मैंने इसको ऑनलाइन में भी यूट्यूब पे भी बताया हुआ है। तो देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पहला पॉइंट दिया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ अधिकतम, जो भी है अधिकतमीकरण जो है, ठीक है? अगला, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। फिर व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना और अभिलेखों को व्यवस्थित करना। देखिए अकाउंटिंग का मेन काम तो यही है कि आप सही ऑर्डर में लिखें, व्यवस्थित करके लिखें अभिलेखों को, जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है? व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना मतलब जो भी आपका बिजनेस है उसकी जो एसेट्स हैं उनकी रक्षा करना, ये भी अकाउंटिंग का ही काम होता है। अगला, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है? जो भी आपकी कमी है उसे पूरा करना भी होता है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये अकाउंटिंग का नहीं, एक बिजनेस का काम होता है। तो आप बिजनेस से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में आप अकाउंटिंग की बुक के थ्रू, आप खुद सोचिए, अकाउंटिंग की बुक के थ्रू आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, लेकिन उसे मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है? देखिए फिर से वही आ गया कि कौन सा कार्य नहीं है। मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि कौन से इनमें के कार्य होते हैं, ठीक है? आप लोग जल्दी जल्दी ये चीज़ लिख लीजिए, ठीक है? पहला, पहले तो ये 3 हो गए जो मैंने आपको ऊपर वाले में बताए थे, ठीक है? उसके बाद आप समझ लीजिए जो आपकी बुक कीपिंग होती है। 1 मिनट।
देखिए बुक कीपिंग में जो जो भी आपके एरर्स होते हैं, ठीक है, आप बुक में लिखते रहते हैं, उसको रेक्टिफाई करना, मतलब पुस्तक पालन की गणित संबंधी त्रुटियों को पता लगाना, ये भी काम होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, अगर किसी ऑप्शन में आपको आ जाए तो याद रखिएगा। वर्ष के अंत में जो हम लोग तैयार करते हैं ना, क्या नाम है उसको, बैलेंस शीट को, ये काम भी अकाउंटिंग का होता है, तो आप जानते ही हैं। ठीक है, और जो मान लीजिए फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है, फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं, उसमें जो कमी रह जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है यूट्यूब पे, अपने आने वाले वीडियोस में मैं पढ़ाऊंगा। एडजस्टमेंट करते हैं हम, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, तो ये काम भी अकाउंटिंग का होता है, जो उसमें कमी रह जाती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सारे अकाउंटिंग के काम होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। हम्म, तो क्वेश्चन कहता है हमसे कि व्यवस्थित अभिलेख रखना, ये तो होता ही है। संपत्तियों को सुरक्षित रखना भी होता है। कानूनी आवश्यकताओं का पालन करवाना, ये भी होता है अकाउंटिंग का काम, कि भाई आपके यहाँ ऑडिटिंग होती है, आपके यहाँ जो आपका बिजनेस है उसके अंदर आपकी कोई भी ऑडिटिंग होती है, या किसी भी तरह का आपका इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाएंगे, तो ये भी होता है। लेकिन परिणामों को अधिकतम करना, जो आपके रिजल्ट्स हैं उन्हें मैक्सिमाइज करना, ये काम अकाउंटिंग का नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला, भारत में लेखांकन मानदंडों का प्रतिपादन कौन करता है। देखिए ये पूछा गया है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं एएस, उनको रेगुलेट कौन करता है इंडिया में, तो उनको रेगुलेट कौन करता है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ICAI, लिखने की जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। आई होप ये मेरा पहला ऐसा वीडियो है जो कि मैंने इस तरह से बनाया है। ठीक है, आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको सही लगता है तो मैं इस तरह के और वीडियोस आपको बना के टेस्ट पेपर सॉल्व करवाता रहूँगा। तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसका काम होता है क्या, इसका काम होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो है रेगुलेट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा प्रिंसिपल पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कौन से, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, आपसे कॉन्सेप्ट पूछा गया है। तो निम्न में से कौन सी लेखांकन की प्रथा नहीं है। देखिए एक रूपता होती है, मैं आपको पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कौन कौन सी हमारी होती हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था, एक मिनट में लिख देता हूँ, मैंने अपने वीडियो में आपको बताया एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट, इस तरह के सारी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, कहाँ चला गया, है ना, तो मैं आपको इस तरह की सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे अकाउंटिंग में होते हैं। तो इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ गया, हम्म, कि सूचनाओं का पूर्ण प्रकटीकरण से, फुल डिस्क्लोजर से होता है। तो देखिए फुल डिस्क्लोजर की जो कॉन्सेप्ट होती है हमारी, हमने ये पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर जो होता है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर जो होती है हमारी, उसके तहत हम पूरी तरह से अपनी जो भी अकाउंटिंग के विवरण होते हैं, वित्तीय विवरण होते हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, वित्तीय विवरण, उनको डिस्क्लोज करते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है, ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है पूर्ण प्रकटीकरण का। ठीक है, आगे, आगे देखिए, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन की प्रथा नहीं है। देखिए कौन सा प्रिंसिपल नहीं है अकाउंटिंग का, एंटिटी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया, पहला एक रूपता, एंटिटी, दूसरा संपूर्ण प्रकटीकरण, फुल डिस्क्लोजर है, महत्वपूर्णता है। ठीक है, फिर जो गोपनीयता है, सीक्रेसी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आप अकाउंटिंग में सीक्रेसी नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, सीक्रेसी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी का एकीकरण जो होता है, वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू होता है। ठीक है, जो अमेलगमेशन होता है,
अमेलगमेशन आपसे पूछा है बेसिकली। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले भी बताया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो याद करने का तरीका है, आपको यूट्यूब पे कई जगह कई वीडियोस मिल जाएंगे जो वो आपको बताएंगे ऐसे कर लो वैसे कर लो, अपने तरीके बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ और आप देख लीजिएगा। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप बुक उठाइए, पढ़ना शुरू करिए, और आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो 5वीं बार आपको सारे अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 14 है वो इसके थ्रू है। मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के बारे में बता देता हूँ। 20 का जो होता है वो कहता है हमारा अर्निंग पर शेयर, ईपीएस का होता है, अर्निंग पर शेयर का होता है ईपीएस। ये 20 से रिलेटेड है। 16 से जो रिलेटेड है वो है बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, जैसे कि हम हिंदी में क्या बोलेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या हो गया? एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में इसको क्या बोलेंगे। हाँ, माफ़ी चाहूँगा, हिंदी मेरी थोड़ी कमज़ोर है, मुझे इंग्लिश में अच्छे से पता है तो मैं इंग्लिश में तुरंत बोल पाता हूँ। देखिए जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है उसको बोलेंगे प्रति अंश आय अर्जन, ठीक है, प्रति अंश आय अर्जन, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ठीक है। और जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है उसको हम बोलेंगे ऋण संबंधी लागत का लेखन, ठीक है। और जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है अकाउंट फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है। जो भी सरकारी अनुदान होता है उसके तहत जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफाइन करता है वो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। तो ये सारे के सारे आप याद कर लीजिएगा, हालांकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, ठीक है। अब देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के बारे में पूछा है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है वो है हम 13 लेखांकन प्रमाण 13 सरकारी सरकारी ग्रांट है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कि सरकारी ग्रांट ऊपर वाला मैंने आपको बताया था, ये नहीं है। सम्मिश्रण हेतु लेखांकन, विनियोग हेतु लेखांकन, या फिर अदृश्य संपत्ति जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं उसके तहत। तो आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है वो होता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा इसमें सी, ठीक है, विनियोग हेतु लेखांकन। सॉरी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। तो आप सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद कर लीजिएगा। अगला वाला हम देख लेते हैं। किसी लेन देन में खतौनी का जो अर्थ है वो उस लेन देन को क्या होता है। देखिए खतौनी का मतलब होता है लेजर में जो पोस्टिंग करते हैं ना हम उसको बोलते हैं पोस्टिंग। तो किन्हीं दो खातों में लिखना, ठीक है, डुअल अकाउंटिंग के बारे में बात करिए। तो आगे हम सारे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। संबंधित खाते के डेबिट पक्ष में लिखना, ये भी हमारा डुअल कॉन्सेप्ट में आ जाता है, ठीक है। संबंधित खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखना, ये भी हमारा डुअल में आ जाता है, लेकिन दोनों खातों को उचित पक्षों में लिखना, इसको बोलते हैं हम पोस्टिंग, ठीक है। जो भी आपका उचित पक्ष है, जिस जिस चीज़ का वो खाता है उसमें लिखना, जिस चीज़ का वो अकाउंट है उसमें लिखना, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं हम पोस्टिंग। खतौनी का मतलब होता है पोस्टिंग, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। बैंक ऋण पर ब्याज की जो खाता प्रणाली है वो कहाँ दिखाया जाता है। देखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन की जो जर्नल एंट्री है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जर्नल एंट्री अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, जब मैं आपको जर्नल एंट्री पढ़ाऊंगा तो फिर ये चीज़ आएगी। देखिए इसमें होता है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है। इसको करते हैं हम डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये मैंने लोन लिखा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश लोन। अब देखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है बैंक ऋण पर ब्याज द्वारा खाता प्रणाली में खाता प्रणाली में कहाँ दिखाया जाता है। ब्याज द्वारा बैंक ऋण पर, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन में वो कहाँ दिखाया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया टू कैश अकाउंट, तो रोकड़ खाते में दिखाया जाता है, ठीक है। ओके, अगला 13।
अदत्त मजदूरी एक मद है। देखिए अदत्त को क्या होता है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देता हूँ। जो पूर्व दत्त होता है वो होता है प्रीपेड, और अदत्त मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या हुआ, देखिए हमें आउटस्टैंडिंग वेजेस देने हैं, ठीक है, अभी हमने दिए नहीं है, किसी को देने हैं, तो उसने हमारा काम कर दिया लेकिन हमें उसे देने हैं, तो ये हमारा करंट लाइबिलिटी हो जाएगा, चालू दायित्व। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा करंट लाइबिलिटी। अगला देख लेते हैं। एक व्यापार संगठन की क्रय बही में जो आपकी कैश बुक होती है, माफ़ी चाहूँगा, कैश बुक नहीं, जो आपकी परचेज बुक होती है, उसमें क्या दर्ज किया जाता है, किसी भी सामग्री की जो उधार, देखिए परचेज और सेल्स बुक में हम जो दिखाते हैं वो उधार वाला होता है, ठीक है, जो भी हमारी कैश से संबंधित होती हैं तो उसे हम कैश बुक में दिखाते हैं, लेकिन जो परचेजेस बुक होती हैं, जो क्रय क्रय बही होती है, ठीक है, तो उसमें हम सिर्फ उधार की चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है। तो जो भी क्रय बही होती है उसमें माल या कच्चा माल जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम लोग खरीद लेते हैं, लेकिन उसके जो पैसे होते हैं वो हम कहते हैं बाद में देंगे, तो इसको जब नगद नहीं देते हैं हम, जब कैश नहीं देते हैं, तो फिर हम इसको जो है किस में दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं क्रय बही में, ठीक है। अगला, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 की जो सूची 3 है वो किससे संबंधित है, याद रखिएगा, वो कंपनी की जो बैलेंस शीट है, चिट्ठा, उससे है, ठीक है, जो चिट्ठे का रूप है, जो उसकी किस तरह से बनाया जाएगा बैलेंस शीट को, उससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये वाला पेज हम पूरा कर लेते हैं 20 तक, उसके आगे हम बाद में अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ शॉर्ट वीडियोस बने, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम 20 तक करेंगे। अगला, वसूली खाता, देखिए अभी हमने रिकवरी अकाउंट नहीं पढ़ा है, यूट्यूब पे मैंने इस चीज़ को पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको बता दूं जो रिकवरी अकाउंट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, टीजीटी एलटी ग्रेड में बहुत आता है। ये नाम मात्र खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, रिकवरी अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। अभी हम जब पार्टनरशिप देखेंगे और जो आगे की चीज़ें देखेंगे अकाउंट्स में, उसमें हम इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। आप बस मेरे वीडियो फॉलो करते रहिए, आप ये देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने करे हैं ये प्रैक्टिस सेट है, और आप देखिए सारे रिपीटेडली वही हैं जो मैं अपने वीडियोस में पढ़ाता रहता हूँ, तो आप मेरे वीडियोस को केवल फॉलो करते रहिए, अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए, आपका पेपर जो है क्रैक हो जाएगा। अगला, साझेदारी का विघटन कब हो जाना चाहिए, देखिए डिसॉल्व कब होनी चाहिए पार्टनरशिप, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है। देखिए अगर दुर्व्यवहार करता है कोई, कोई पार्टनरशिप आपके साथ सही व्यवहार नहीं करता है, बदतमीजी करता है, तो आप पार्टनरशिप तुरंत नहीं डिसॉल्व कर दोगे, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप नहीं डिसॉल्व। अगला, अगर वो विदेश चला जाता है, फॉरेन चला जाता है, तब भी आप पार्टनरशिप नहीं डिसॉल्व करोगे, वो क्यों फॉरेन गया है, घूमने गया है या लड़ाई करके गया है, ये तो डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे। तो फॉरेन जाना सिर्फ इस वजह से आप उसकी पार्टनर, अब वो विजय माल्या की तरह भगौड़ा हो गया ये कहीं नहीं लिखा है, लिखा है कि वो फॉरेन गया है, अब वो हमेशा के लिए गया है, बागी हो गया है, भगौड़ा हो गया है, ये नहीं लिखा है ना, तो इसके भी हमने यहाँ पे टिक कर सकते हैं। व्यापार में हानि उठा रहा हो, भाई बिजनेस है तो लॉस और प्रॉफिट तो लगा ही रहेगा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा जब मृत्यु हो जाए। भाई आप मान लो दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, एक्स मर गया तो बचा वाई, अब वाई अकेला तो पार्टनरशिप नहीं चला, बिजनेस चला लेगा लेकिन पार्टनरशिप तो नहीं चलेगी ना उसकी, लॉजिकल आप देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए गार्नर वर्सेस मरे मैंने आपको अपने उसमें पढ़ाया हुआ है वीडियो में, मुझे याद आ रहा है मैंने किसी वीडियो में अकाउंट से पढ़ाया है। तीन पार्टनर्स थे गार्नर, देखिए इससे का मैं एक अलग से एक पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये केस समझा दूंगा, क्योंकि इसमें से बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है जज का नाम क्या था, कभी पूछा जाता है कौन से शहर में हुआ था, कंपनी वो लोग बिजनेस क्या करते थे, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं तीन पार्टनर्स थे, गार्नर, मरे और विल्किंस। जो विल्किंस था वो डिसॉल्व हो गया था, डिसॉल्व मतलब दिवालिया हो गया था, ठीक है, वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया था। तो ये हुआ था कि अब उसका जो उसका शेयर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसी के ऊपर विवाद हो गया था गार्नर और मरे में, बचे हुए लोगों में। तो ये लोग कोर्ट चले गए थे, तो जो ऑर्डर दिया वो मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें विल्किंस जो था वो दिवालिया हो गया था, वो जो है अब पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया था, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। अगला, एक साझेदार के दिवालिया होने पर संचय कोष अथवा लाभ हानि खाता के शेष सभी साझेदारों में किस अनुपात में बांटा जाएगा। देखिए मैंने अभी तक जो है आपको साझेदारी यानी कि जो आपको पार्टनरशिप है वो नहीं पढ़ाया है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए जब एक साझेदार दिवालिया या फिर बैंकरप्ट हो जाता है, कोई भी एक पार्टनर, तो संचय कोष तथा जो उसका रिजर्व अकाउंट होता है ना, तथा जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, सभी साझेदारों को उसके लाभ विभाजन मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें बांटा जाता है। अभी जब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे ना, अभी आप एकदम इसको छोड़ दो, एग्जाम आपको अभी तुरंत तो है नहीं, ठीक है। आप ये विश्वास रखो कि अगर मेरी तबीयत सही रही, सब कुछ सही रहा, अदर थिंग रिमेनिंग सेम, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें करवा के भेजूँगा, ठीक है? और पार्टनरशिप जो है जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, अब बस पार्टनरशिप के 4-5 वीडियोज़ होंगे। आप वो सारे वीडियोज़ देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट ए टू ज़ेड क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि लाभ विभाजन अनुपात में करते हैं हम इसको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम अपने पार्टनरशिप के वीडियो में सीखेंगे। मैंने अभी ये नहीं सिखाया है। ठीक है, अगला, फर्म के समापन पर, ये भी पार्टनरशिप से रिलेटेड है। फर्म के समापन पर रोकड़ के आंशिक वितरण में साझेदारों को रोकड़ बांटा जाता है। तो किस में बांटा जाता है? जब फर्म डिसॉल्व हो जाता है तो इसको बांटा जाता है बी, यानी कि लाभ विभाजन अनुपात में, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हम समझेंगे अपने उसमें। आपने देखा कि 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, और 20 में से लगभग 17 या 16 ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी तक। तो आप देख रहे हो, जितने भी मेरे वीडियो हैं सब उसी से आए हैं। तो आप इस चैनल को जो है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और अगले वीडियो के लिए वेट करना। कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने आज करा है ये सही है, इससे आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो फिर मैं इस तरह के और वीडियो बना के आपके पेपर, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो फिर मैं आपके पेपर ऐसे ही जो है सॉल्व करवाता रहूँगा, ताकि आप लोग नोट्स तो बनाते रहो, साथ में पेपर भी सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।